नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो दिल्ली में अब एक नया बवाल छिड़ गया है। आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच में नोकझोंक तो आज से नहीं, बहुत जमाने से चल रही थी, लेकिन अब एक नया बवाल हुआ है और इस सियासी चरण का नाम है शराब पर सियासत। दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। दरअसल शराब की दुकानों के टेंडर में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं उन्होंने दिल्ली सरकार पर। उनका यह कहना है नियमों की अनदेखी कर टेंडर दिए गए हैं। 32 जोन में करीब 850 दुकानों के रिटेल लाइसेंस जारी किए गए। चीफ सेक्रेटरी की 8 जुलाई की रिपोर्ट पर एलजी ने यह कदम उठाए हैं। जो चीफ सेक्रेटरी सीएस जो हैं दिल्ली के, उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी, लाइसेंस धारियों को टेंडर होने के बाद आर्थिक फायदा पहुंचाने का एक आरोप है। तो करप्शन का आरोप लगा रहे हैं एलजी साहब। उन्होंने सीबीआई जांच की सिफारिश की है और बीजेपी के भी बिल्कुल यही आरोप हैं, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभी थोड़ी देर में हम आपको सुनाएंगे भी कि बीजेपी ने क्या कहा। यह रिपोर्ट यह भी कहती है कि तय प्रावधानों और नीतियों के खिलाफ फैसले लेने के आरोप हैं इसमें। इन फैसलों से सरकारी खजाने को काफी नुकसान की बात कही गई है। और आपको बता दें क्यों मनीष सिसोदिया यहां पर केंद्र बिंदु बन गए हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया एक्साइज विभाग के मंत्री थे उस समय जबकि यह आरोप है। तो इस आरोप के बाद अरविंद केजरीवाल ने भी निशाना साधा है। उन्होंने इस जांच पर वो बरसे हैं। उनका कहना है कि मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश की जा रही है। 3 से 4 महीने पहले ही अंदेशा जताया था मैंने, ये केस बिल्कुल झूठा है वो कहते हैं। फिर वो कहते हैं ये आरोप गढ़ते हैं फिर जेल भेजते हैं। अब मनीष सिसोदिया को भी जेल भेजेंगे। जेल से हमें डर नहीं लगता, सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं, ये अरविंद केजरीवाल का बयान है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए सबसे पहले आपको जो बयान सुना दें मीनाक्षी लेखी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो ये आरोप लगा रही हैं, और अरविंद केजरीवाल जो उन्होंने पलटवार किया। जिस तरीके की धोखाधड़ी दिल्ली की जनता के साथ हुई है और जो बहुत बड़ा जो है स्कैम ही कहेंगे, उसका ब्यौरा जो है तथ्यों के आधार पर अगर केजरीवाल जी देते हैं तो हमें जो है सहूलियत हो जाएगी। और इनको ऐसी आफत क्या आई कि इनको अर्जेंट नोट सर्कुलेट करना पड़ा बिना 48 घंटे का नोटिस दिए। इन लोगों ने मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ कोई केस भेजा है सीबीआई को, और बहुत जल्दी कुछ दिनों के अंदर सीबीआई मनीष जी को गिरफ्तार करने वाली है। मैंने तो आपको 3-4 महीने पहले ही बता दिया था। मैंने कहा मनीष ने क्या कर दिया, क्या केस है? तो उन्होंने बताया अभी कोई केस नहीं है, कुछ मिला नहीं है, ढूंढ रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। तो अब हमारे देश के अंदर एक नया सिस्टम लागू किया गया है। पहले यह तय किया जाता है कि किस आदमी को जेल भेजना है, और फिर उसके खिलाफ एक मनगढ़ंत झूठा केस बनाया जाता है। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का, और इससे पहले जरा आपको सवाल दिखा दें सवाल इंडिया का में। जो सवाल हम पूछ रहे हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में अब एक नया घमासान है। एलजी ने सिसोदिया पर सीबीआई जांच की सिफारिश की है। शराब ठेका नीति पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि अच्छे काम के चलते ये एक्शन हो रहा है। और जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो है ये, क्या ठेका है बहाना, ठेकाने है लगाना? आइए मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। अमन पवार कांग्रेस पार्टी के, रीना गुप्ता आम आदमी पार्टी के, और आलोक वत्स नेता बीजेपी। आपसे थोड़ी देर में कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे। सबसे पहले रीना जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। एलजी ने जो सीबीआई जांच की सिफारिश की है और बीजेपी का जो दावा है, उनका यह कहना है कि लाइसेंस धारियों को टेंडर होने के बाद आर्थिक फायदा पहुंचाने का उन्होंने आरोप लगाया है। तय प्रावधानों और नीतियों के खिलाफ फैसले लिए गए हैं, इस वजह से यह मामला सीबीआई जांच में गया है। संकेत जी, मैं एक लाइन में इस मामले का आपको मेन मुद्दा एक्सप्लेन करना चाहूंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी को अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल की ईमानदार राजनीति से डर लगता है। हम तो बहुत टाइम से कह रहे थे कि हमारे नेताओं के खिलाफ और फर्जी केस लगने वाले हैं,
हमारे नेताओं को जेल में भेजा जाएगा। और उसी श्रृंखला में, उसी कड़ी में आज मनीष सिसोदिया जी के ऊपर एक और नया आरोप इन्होंने लगा दिया। जैन साहब ऑलरेडी इतने दिनों से जेल में है, कोई चार्जशीट फाइल नहीं करी गई है, उनको बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से जेल में रखा गया है। अब आपने कभी आज तक सुना है ऐसा कि कोई स्कैम हुआ हो और स्कैम के बाद सरकार को एक्चुअली मुनाफा हुआ हो? जो हमारी नई एक्साइज नीति आई है, उस एक्साइज नीति के चलते एक साल में सरकार को 1300 करोड़ की आमदनी हुई है। इससे क्या हुआ है, दिल्ली में करीब 2000 जो अवैध शराब के ठेके चलते थे, जो भारतीय जनता पार्टी के छोटे मोटे नेताओं की निगरानी में जो ठेके चलते थे, वो सारे ठेके बंद हो गए। वो ही जो 1300 करोड़ इनके नेताओं की जेब में जाते थे, आज वो सरकार के खजाने में आ रहे हैं। इनकी उनकी जो करप्शन की जो राजनीति थी वो बंद हो गई, इसलिए इनको मिर्ची लग रही है। और ये पहुंचे एलजी के पास। एलजी ने क्या किया? एलजी ने सीबीआई की इंक्वायरी बोल दी, करवाइए आप इंक्वायरी। पहले हमारे खिलाफ कितनी रेड हुई है, आप केजरीवाल जी के आप बेडरूम तक में चले गए, क्या मिले आपको? 4 पुराने मफलर। ऐसे ही मुझे पूरा विश्वास है कि सिसोदिया जी के खिलाफ भी इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। जो इनके शराब के ठेकों से जो अवैध जो इनकी आमदनी होती थी वो अब बंद हो गई है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो बेहद नाखुश हैं। और जो एलजी जो इनके निशारों पे नाचते हैं, एलजी के थ्रू इन्होंने सीबीआई की इंक्वायरी की सिफारिश कर दी। रीना जी, लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। आप जानती हैं कि दिल्ली लिकर ट्रेड एसोसिएशन DLTA के बहुत सारे लोग आपके इस नीति के खिलाफ अदालत में भी गए। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ राजनीति, इससे पहले जो DLTA जो पुराने ठेके वाले थे वो आपके खिलाफ भी गए हैं, अदालत में गए हैं। उनका ये कहना है ये नीतियां ठीक नहीं है। जी संकेत जी, पहले जो अवैध धंधा चल रहा था शराब का दिल्ली में, वो सबके मिल बांट से चल रहा था ना, सब उससे खुश थे। अब जब अवैध धंधा बंद हो गया, जो गैरकानूनी तरीके से और जो घटिया शराब दिल्ली में बिकती थी जिसकी वजह से लोग बीमार होते थे, वो सब बंद हो गई। तो जो उसके बंद होने से जिसके कारोबार पे प्रॉब्लम हुई है, जिसका कारोबार पे ठेस पहुंची है, वो सारे के सारे लोग नाखुश हैं। और वही लोग मिलके चाहे कोर्ट केस करें, चाहे सीबीआई की इंक्वायरी करें। अब आप देखिए इसमें कुछ निकलेगा तब बात है ना, नहीं तो ये वही हो गया। क्योंकि आपको पता है कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है पूरे देश में। कल केजरीवाल जी की गुजरात में एक बहुत बड़ी सभा हुई और हमने हिमाचल प्रदेश में भी बहुत बड़ी बड़ी सभाएं करी हैं। ये सब देख के भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में और भी उल जुलूल केसेस होंगे। हमारे एमएलए के खिलाफ इन्होंने 150 केसेस करे। आज की तारीख में मोस्टली सारे केसेस खत्म हो चुके हैं, सारे एमएलए बरी हो चुके हैं। सीबीआई रेड सिसोदिया जी के ऊपर पहले भी करवा चुके हैं, उसमें भी कुछ नहीं निकला। तो विपक्ष के ऊपर चलिए, मैं जरा आलोक जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के आलोक वत्स रीना गुप्ता जी ने काफी आरोप लगाए हैं, पर उनके आरोप का सार ये है कि क्योंकि केजरीवाल जी का ग्राफ बढ़ रहा है राजनीतिक रूप से, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी भयभीत हो रही है। तो दरअसल ठेका एक बहाना है, ठिकाने लगाना है। अब चाहे आप सिंगापुर देख लीजिए, आप उनको सिंगापुर नहीं जाने दे रहे, उसके बाद आप शराब के ठेकों को लेकर के अब केस कर रहे हैं। एक मंत्री को आपने अंदर कर ही दिया है, कैसे जवाब देंगे? देखिए, मंत्री को हमने नहीं अंदर किया है, कोर्ट के ऑर्डर से वो अंदर में हैं। और जब जब उनके रिमांड की डिमांड की गई है तो कोर्ट ने उसको ग्रांट किया है। इसलिए हम कहां से आ गए इसमें? हम थोड़ी चलाते हैं जेल। और दूसरी बात, ये जो एलजी ने अभी सीबीआई का रिकमेंडेशन किया है, इसमें बहुत साफ है कि इसमें प्रोसीड्यूरल लैप्सेस हुआ इन ग्रांटिंग द लाइसेंस। इन्होंने जो वेवर दिया 144.36 करोड़ का सिंगुलरली टू एक लिकर कार्टेल को, बगैर कैबिनेट को इन्फॉर्म किए और बगैर एलजी के अप्रूवल, वही एक सबसे बड़ा कारण बन जाएगा इनके लिए, इनके खिलाफ। और आपने इस पैसा को बटोर कर पंजाब के इलेक्शन में इस्तेमाल किया। सिसोदिया जी के कहने पर L1 लाइसेंस का
पैसा रिफंड किया गया, एयरपोर्ट अथॉरिटी से उसको एनओसी नहीं मिला, फिर उन्होंने विदेशी शराब के कैलकुलेशन में रिमूव द लेवी ऑफ द इंपोर्ट पास फी, जिसको 50 रुपए पर केस इन्होंने बियर पर कम कर दिया। 2 से ज्यादा दुकानें किसी वार्ड में खुलनी नहीं थी, इन्होंने परमिशन दे दिया, जितनी दुकानें खोल लो। सब्जी की दुकानें केजरीवाल जी के राज में कम है और शराब की दुकानें ज्यादा खुल गई। और जब इनको दिल्ली के एलजी से और कैबिनेट से अप्रूवल लेना था तो उन्होंने लाइसेंस फील को L1, L7, VZ लाइसेंस, इनके चीफ सेक्रेटरी ने रिपोर्ट में खुद लिख के दिया है कि इन सबको सिमिलरली लाइसेंस देने में इन्होंने वेव ऑफ किया है, जो भी इसके रूल एंड रेगुलेशन थे। और जो वायलेशन हुआ है वो अंडर GNLTD हुआ है, एक्ट 1991, और ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल के तहत इन्होंने एक्साइज ड्यूटी कम करने का किसने इनको अधिकार दिया? पोस्ट टेंडर अंडर बेनिफिट लाइसेंस लिकर का, ये एक पर्टिकुलर वर्ग को, एक पर्टिकुलर लोगों को, देखिए उस समय पूरा माइग्रेंट लेबर भाग रहा था कोविड में। स्कूल, ढाबा, होटल, जिम, रेस्टोरेंट, दुकानें सब बंद थी और उन्होंने कोविड-19 का हवाला देकर एक्साइज डिपार्टमेंट से 144.36 करोड़ का वेवर दिया एक आदमी को। तो ये सब क्या इंडिकेट करता है? रीना जी के पास वापस जाऊंगा, उनको राइट टू रिप्लाई दूंगा। ये जो आरोप आपने लगाए हैं, भारतीय जनता पार्टी की मीनाक्षी लेखी ने भी ये सब आरोप लगाए, लेकिन उससे पहले अमन पवार, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, आप अपने नेताओं के संदर्भ में भी यही आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि वो ठिकाने लगाते हैं, विपक्षी दलों को जेल में बंद करते हैं, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करते हैं। लेकिन इस मामले में क्योंकि अरविंद केजरीवाल मुद्दा है और उनकी पार्टी है, इसमें कांग्रेस पार्टी की पोजीशन में देख रहा हूं वो ये है कि सीबीआई जांच का आपने स्वागत कर दिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं है दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त? संकेत, आपको मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी जब राजनीति में आए थे तो उनका सबसे बड़ा मुद्दा लोकपाल था और उन्होंने अपनी जो पहले 49 दिन की सरकार थी उस पर भी जब रिजाइन किया था तो ये रीजन दिया था कि दिल्ली में मुझे लोकपाल नहीं लाने दिया जा रहा है, करप्शन केसेस में, करप्शन एलिगेशंस में एक इंडिपेंडेंट बॉडी को जांच करने के लिए होना चाहिए, इसलिए लोकपाल में लेकर के आऊंगा, पूरी मेजोरिटी से आऊंगा। अब ये बात 2013 से उन्होंने कही, आज 9 साल हो गए हैं और दिल्ली में लोकपाल नहीं है, तो कौन इन एलिगेशंस की जांच करेगा? सबसे बड़ा खिलवाड़ और सबसे बड़ा झूठ दिल्ली की जनता के साथ अगर किसी ने किया है तो वो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। और आपको मैं ये भी दिलाना याद चाहूंगा कि जब अरविंद केजरीवाल एक एक्टिविस्ट थे तो वो बार बार ये बात कहते थे, शीला दीक्षित जी के लिए कहते थे, मनमोहन सिंह के लिए कहते थे कि जब कोई इंक्वायरी होती है तो पेंडिंग इंक्वायरी जो आदमी एक पोजीशन पे बैठा है तो उसको वहां से रिजाइन कर देना चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ एक इंक्वायरी है जो कि इनके खुद के चीफ सेक्रेटरी ने रिकमेंड करके दी है। चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि 144 करोड़ रुपए का फायदा जो है प्राइवेटाइज करने में इन्होंने एक पार्टी को दिया। अभी रीना जी ये कह रही थी कि इससे पहले धांधलेबाजी चल रही थी शराब के ठेकों में, तो पिछले 8 साल से दिल्ली में तो आपकी सरकार है, कितनी धांधलेबाजी आपकी नाक के नीचे हुई, आपके मंत्रियों को कितना पैसा मिला ये भी बताएं। 8 साल से आप क्यों चुप बैठे थे? और एकदम से जब कोई 3 नए प्राइवेट फर्म आए तो आपने पूरी पॉलिसी बदल दी। तो आज जब अरविंद केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री हैं, उनके पास सारी फाइलें हैं, सारे जो एविडेंस है, सारे प्रूफ्स हैं, वो पूरे उसके कंट्रोल में बैठे हैं, तो एक निष्पक्ष जांच होने के लिए ठीक है। देखिए, दो तीन चीजें यहां पर बोली गई हैं, मैं एक एक करके रीना गुप्ता जी से जवाब ले लूं। रीना जी, एक आपके ऊपर आरोप ये लगाया है कि ये सब किया इसलिए ताकि चंदा उगाही हो सके, पैसा उगाही हो सके और उसके बाद उसको पंजाब के चुनाव में लगाएं। ये भारतीय जनता पार्टी ने आपके ऊपर अभी आलोक वत्स ने आरोप लगाया है। दूसरी बात, अभी अमन पवार ये कह रहे हैं कि कुछ इंटरनेशनल फर्म्स को और कंपनीज को फेवर करने के लिए एक ऐसी नीति बनाई गई कि उनको फायदा हो। इन दोनों चीजों का आप जवाब किस तरीके से देंगे? संकेत जी, देखिए, अधिकतर हम जब स्कैम्स के बारे में सुनते हैं
कि फलाने को ठेका दिया, ढिमाके को ठेका दिया, तो अधिकतर ये होता है कि सरकार को लॉस होता है। सरकार के जो खजाने में जो पैसा आता है वो पैसा कम होता है, क्योंकि आपने किसी को अनड्यू एडवांटेज दिया। आज तक आपने कोई स्कैम के बारे में ऐसा सुना है कि स्कैम ऐसा हुआ कि जिसके स्कैम के चलते, पॉलिसी के चलते सरकार को एक साल के अंदर अंदर 1300 करोड़ रुपए ज्यादा आए? वही 1300 करोड़ रुपए जो पहले भाजपा के नेताओं की जेब में जाते थे, वो 1300 करोड़ रुपए अब दिल्ली सरकार के पास आए। उन्हीं 1300 करोड़ रुपए ने दिल्ली सरकार ने दिल्ली के अस्पताल, दिल्ली के स्कूल, दिल्ली की फ्री बस सेवा, उस सब में लगाए। तो ये कैसा स्कैम हुआ जी कि सरकार को फायदा हो रहा है और दिल्ली की जनता को भी फायदा हो रहा है? ये तो बहुत ही अच्छा स्कैम हुआ। फिर दूसरी बात, ऐसे तो आप किसी पे भी आरोप लगा दीजिए। आज मैं कह दूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1000 करोड़ रुपए का स्कैम किया है, उसके एवज में कुछ दिखाने के लिए तो होना चाहिए। मैंने मीनाक्षी लेखी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बार सुनी। हाँ। एक बात समझ में नहीं आई कि मीनाक्षी लेखी जी क्या बोलने की कोशिश कर रही हैं। एक बात उन्होंने ये बोला कि सिक्योरिटी डिपॉजिट एक फर्म का वापस कर दिया। अरे भाई, अगर आपने सरकार में काम किया हो, मीनाक्षी लेखी जी तो शायद वकील भी हैं, अगर आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो सरकार ने लिया, पॉलिसी में लिखा है कि अगर आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस कर दिया जाएगा, तो इसमें कहां से स्कैम हो गया? तो मोटी मोटी बात यह है कि ये फालतू की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की गई है, फालतू का आप एलिगेशन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कुछ भी चिपकने वाला नहीं है, क्योंकि दिल्ली सरकार ईमानदार सरकार है और मोदी जी बुरी तरह डरे हुए हैं इस बात से कि केजरीवाल का ग्राफ पूरे देश में बढ़ रहा है। जिस तरह से पूरे देश में इस समय बेरोजगारी, महंगाई की बुरी हालत है। इससे पहले कि अमन पवार और आलोक वत्स अपना जवाब दें, बात बोलने दीजिए संकेत। हाँ, पूरे सीएजी ने बोला कि पूरे देश में हर स्टेट गवर्नमेंट के पास कर्जा चढ़ा हुआ है, सिर्फ एक दिल्ली सरकार है जो मुनाफे में चल रही है। तो कैसे ऐसे हो सकता है कि हम स्कैम भी कर रहे हैं, हम अपने जेब में पैसे डाल रहे हैं, फिर भी सरकार मुनाफे में है, फिर भी सरकार सारी फ्री चीजें दे रही है? तो इसका मतलब तो हम शायद पूरे देश की सबसे इंटेलिजेंट सरकार होंगे जो ये सारा कुछ करने के बाद भी अपनी सरकार को मुनाफे में चला रहे हैं। जी, नरेश गोयल हैं दिल्ली लिकर ट्रेडर्स एसोसिएशन के। गोयल साहब, क्योंकि ये शराब और ठेके से संबंधित बात हो रही है, तो मैं आपका मत जानना चाहता हूं, क्या कहेंगे आप? धन्यवाद संकेत जी। मैं अभी आपको सुन रहा था सबको। तो दिल्ली के अंदर जो एक्साइज पॉलिसी लाई गई है, ये पहले बड़े छोटे छोटे दुकानदार जो हैं, ये 800 दुकानों में से 632 दुकानें थी दिल्ली के अंदर, जिसमें से कुछ दुकानें छोटे छोटे दुकानदार अपना पेट पालने के लिए कर रहे थे और दिल्ली का रेजिडेंट ही काम कर रहा था, और 400 दुकान के करीबन सरकार चला रही थी, जिसके 4 डिपार्टमेंट है। आज वो सब चीजें निकाल करके 32 जोन के अंदर दिल्ली को डिवाइड किया, जो कि दिल्ली की अच्छी भलाई के लिए एक पॉलिसी लाने के लिए किया गया। लेकिन वो 32 जोन के ऊपर 20 काफी बड़े बड़े उद्योगपतियों ने, अगर मैं कहूं 20 कंपनियों को वो 32 लॉट हुए, और जो कि 2019-20 में 6300 CR दिल्ली का रेवेन्यू आ रहा था, जो कि पुरानी जो छोटे छोटे दुकानदार थे बड़ी ईमानदारी से वो अपने काम को करते हुए 20-20 साल से, 15-15 साल से काम कर रहे थे। कुछ तो विधवा औरतें हैं जो अपना परिवार पाल रही थी उससे। उसके बाद इसको किया गया 9000 करोड़ पे ले गए इस रेवेन्यू को। 32 लोगों में से 9000 करोड़ की ऑक्शन हुई, 9000 करोड़ पे रेवेन्यू गया, लेकिन वो सरकार को कभी मिला ही नहीं। अभी आम आदमी के प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बात कही कि जी 1500 करोड़ रुपए ऊपर आते हैं और ऐसे कुछ नहीं बोलना चाहिए। मैं बड़े विनम्र तरीके से कहना चाहता हूं कि आप पता कीजिए, जो 2019-20 में 6300 करोड़ रुपए सरकार को आ रहा था और 10% इंक्रीज के साथ आ रहा था, आज वो 4000 करोड़ भी नहीं है। जो 632 दुकानें चल रही थी और उसके अंदर जो 632 दुकानों में से ये कह रहे थे कि जी 100 वार्ड एमसीडी वार्ड ऐसे हैं जिसमें कोई दुकान नहीं है, आज 200 वार्ड के अंदर कोई दुकान नहीं है। दिल्ली के अंदर त्राही त्राही मची हुई है। सबसे ज्यादा एक के साथ एक बिक रहा है। जो विभाग का काम है, विभाग का काम है शराब को
अच्छी शराब और ठीक रेट पे अवेलेबल करवाना। अगर इस रेट में शराब मिलेगी जो कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे नहीं है, तो आम आदमी पार्टी आम आदमी जिसका अपने कंट्रोल नहीं है, वो इतनी शराब पी रहा है, लेबर इतनी शराब पी रही है कि उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। जो कंट्रोल होना चाहिए सरकार का, वो सरकार का कंट्रोल रहा ही नहीं। ये पॉलिसी समाज के खिलाफ है, ये पॉलिसी सरकार के खिलाफ है, ये पॉलिसी आम आदमी के खिलाफ है। जी, रीना जी का मैं जवाब चाहूंगा, उसके बाद फिर अमन पवार। रीना जी, आप अपना जवाब दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। मैं एक सबसे मजेदार बात और कहना चाहूंगा संकेत जी, 2 मिनट के लिए। नहीं, इतना समय नहीं दे पाऊंगा नरेश जी, सिर्फ एक सेकंड में आपसे कहना चाहूंगा, एक नई बात आपको बताना चाहता हूं। ये पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। जो अंग्रेजों के टाइम में जो टैक्स कलेक्शन का तरीका था, ये उस तरीके से कर रहे हैं। और ये 150 करोड़ रुपए की बात नहीं है। आज 9 जून 2-4 महीने से बंद पड़े हैं। सरकार उनको नीलाम क्यों नहीं कर रही है दोबारा? ठीक है रीना जी, आपका जवाब। 9 जून का फायदा किसको जा रहा है? नहीं, मुझे रीना जी को जवाब देना पड़ेगा, फेयर होना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर 3 लोग एक ऐसा पक्ष रख रहे हैं और एक तरफ से रीना जी हैं। तो आप अपना जवाब दे दें रीना गुप्ता जी। आपने सुन लिया, कांग्रेस का और बीजेपी का एक राजनीतिक सवाल है आपसे, लेकिन नरेश गोयल जी जो हैं वो दिल्ली लिकर ट्रेडर्स एसोसिएशन के हैं, उन्होंने अपनी बात सामने रखी है। वो उन्होंने अभी समझाया, आपने सुना, आपका राइट टू रिप्लाई। देखिए संकेत जी, पहले क्या होता था, जो पुरानी पॉलिसी थी उसमें कुछ ठेके जो थे वो सरकार चलाती थी और कुछ ठेके प्राइवेट प्लेयर्स चलाते थे। तो दिल्ली सरकार ने ये निर्णय लिया कि शराब के व्यापार में सरकारी दुकानें होने का कोई सेंस नहीं है। सरकार को चाहिए कि वो राशन की दुकानें खोले, वो स्कूल खोले, मोहल्ला क्लिनिक खोले, लेकिन जो लिकर का बिजनेस है उसमें सरकार की कोई जरूरत नहीं है। बहुत प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो ये काम कर सकते हैं। ये एक पॉलिसी लेवल डिसीजन था कि सरकार जो है, दिल्ली सरकार, स्टेट गवर्नमेंट लिकर बिजनेस से बाहर आएगी, पहली बात। दूसरी बात, पहले क्या था कि जो शराब के ठेके थे वो कुछ एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड थे। तो जो आउटर दिल्ली के बहुत सारे एरियाज थे, वहां से अक्सर ये शिकायतें आती थी कि वहां अवैध शराब बन रही है, अवैध शराब का धंधा चल रहा है, अवैध शराब, जहरीली शराब पी के, आपको याद होगा शीला दीक्षित जी के टाइम में बहुत ऐसी रिपोर्ट्स आती थी कि अवैध शराब पीने से लोगों की मौत हो गई, लोग बीमार हो गए। वो रोकने के लिए सरकार ने निर्णय लिया कि जो ठेके हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, हर वार्ड में एक ठेका होना चाहिए, लेकिन जो टोटल दुकानों की संख्या है पूरी दिल्ली में वो सेम रहेगी, दुकानों की संख्या नहीं बढ़नी चाहिए। तीसरी बात, सरकार ने यह डिसाइड किया कि जो लाइसेंस है उसको बेस्ट प्राइस रियलाइजेशन के लिए लाइसेंस को ऑक्शन किया जाए। तो ये 3 बड़े बड़े सरकार के पॉलिसी लेवल के निर्णय थे। यही निर्णय के चलते आप देखिए कि पिछले 1 साल में 2000 जो थी अवैध शराब की दुकानें, जहां पे इलिसिट लिकर, जहां पे घटिया लिकर मिलता था, वो 2000 दुकानें बंद हो चुकी हैं। दूसरी बात, क्योंकि सरकार खुद इस बिजनेस से बाहर निकल गई, तो जो सरकार के जो एक्सचेकर में पैसा आता था, रेवेन्यू रियलाइजेशन भी बढ़ा है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये बहुत ही बढ़िया नीति है। और आप किसी भी विशेषज्ञ से बात करिए, अब देखिए, अब जांच होगी, सीबीआई जांच होगी, उसके बाद पता चलेगा। जांच होने दीजिए संकेत जी, जांच से हम नहीं डरते हैं जी। जब से हमारी पार्टी बनी है, हमारी सरकार बनी है, जांच हो रही है। हाँ। ये तो चलता ही आ रहा है और हम सबका अच्छे से सामना करेंगे। हमें पता है, हम पाक साफ हैं, ईमानदार हैं। ठीक है, अमन पवार, रीना गुप्ता, आलोक वत्स और नरेश गोयल, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर विपक्ष में यानी कि अखिलेश यादव और उनके घटक दलों में कुछ बन नहीं रही है। एक खास इंटरव्यू लेके आते हैं। और उत्तर प्रदेश में विपक्ष में क्या हो रहा है? क्या ओपी राजभर और अखिलेश यादव अब साथ में हैं या नहीं है? क्योंकि सारे फैसले लगभग इस तरीके के हो रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कि ये एक दूसरे के धुर विरोधी। और अभी उनको सिक्योरिटी भी मिली है, वाई लेवल सिक्योरिटी मिल गई है ओपी राजभर को। तो आइए उन्हीं से जान लेते हैं कि वो साथ हैं या नहीं।
ओपी राजभर, आपका बहुत बहुत स्वागत एनडीटीवी इंडिया में। सबसे पहला सवाल मेरा, ये जो आपको सुरक्षा मिली है, क्या ये द्रौपदी मुर्मू के समर्थन की वजह से तो नहीं है? नहीं, देखिए, 9 एफआईआर हमने कराई थी। लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, गाजीपुर, बलिया, मऊ और आजमगढ़, अंबेडकर नगर, हमारे ऊपर कई हमले हुए। मोबाइल पे बार बार जान से मारने की धमकी, उसमें कई गिरफ्तारियां भी, एफआईआर के बाद गिरफ्तारियां भी हुई। तो उसको लेकर के मैं प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री को बराबर पत्र लिखता रहता था। तो उस पे गृह विभाग ने संज्ञान में लिया और जांच शुरू किया। तो जांच में सारी चीजें चूंकि मैंने उनको दी भी थी और उन्होंने जांच भी की, तो जांच में ये पाया कि नहीं, बार बार इनके साथ इस तरह घटनाएं हो रही हैं। तो इनको अपना आईबी ने और आपके ये सीआईडी ने जो जांच पूरी करके दी, तो 25 दिन पहले हमको पता सूचना मिली कि आपको सुरक्षा की जरूरत है, तो जल्दी ही अब आपको दे दी जाएगी। तो वोट तो 18 तारीख को पड़ा, गिनती 21 को हुई और 15 जुलाई को ही हमको आदेश की कॉपी मिल गई कि आपको सुरक्षा गाजीपुर से मिल जाएगी। जी, पर राजभर जी ये बताइए, कौन धमकी दे रहा है आपको, कुछ पता चला? अब जो उनके खिलाफ तो बराबर हम मुकदमा लिखाते रहे, कुछ गिरफ्तारियां भी होती रही। अब अपराधी किसी दल पार्टी के नहीं होते हैं, न उनकी कोई बात होती है। जी चलिए, अब राजभर जी कुछ राजनीतिक सवाल पूछे जाएं। ये बताइए कि आपका अखिलेश जी से गठबंधन है या सब छिन्न भिन्न हो जाएगा? अब देखिए, हमारे तरफ से हम तो कोशिश बराबर करते रहे, अंदर बाहर विधानसभा के चुनाव में भी आपने देखा कि पूरी ताकत के साथ हम लगे और हम अपने इलाके में रिजल्ट भी दिए। और वही बाई इलेक्शन आजमगढ़ का हुआ और बाई इलेक्शन में भी आपने देखा कि मैं 12 दिन लगातार वहाँ 13 मीटिंगें एक दिन में करता रहा और मीटिंग करके जो है हमारी कोशिश हुई कि समाजवादी पार्टी जीते। और वहाँ से अखिलेश जी एमपी थे और उनके भाई चुनाव लड़ रहे थे। और जो आज टीवी पर आकर के बयान दे रहे हैं, ये लोग एक दिन भी तो वहाँ नहीं गए कि चलो भाई कम से कम धर्मेंद्र जी बड़े नेता हैं, अखिलेश जी के चचेरे भाई हैं, हम लोग वहाँ चल के उनको जितावें। और ओम प्रकाश राजभर अपने 6 विधायक और 300 नेता लेकर के मैं 12 दिन लगातार वहाँ काम किया हूँ। तो ये कोई आरोप नहीं लगा सकता कि ओम प्रकाश राजभर की तरफ से गलती है। मैं विधानसभा चुनाव में भी बराबर सलाह देता रहा कि ये ऐसे हो जाए तो ये हो जाए, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। नहीं, मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि एक तो आपने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे दिया और अखिलेश यादव ने यशवंत सिन्हा को घोषणा की। तो मुर्मू जी के समर्थन के बाद आपको लगता है कि विपक्ष में विभाजन दिखता है? ये सिर्फ आप ही की और अखिलेश जी की बात नहीं हो रही है, वैसे भी आप देखिए हर जगह ऐसे ही मत विभाजित हुआ। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात कि विपक्ष में अहंकार बहुत है, एक दूसरे से अहंकार है। जैसे हम अपनी बात करें तो अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में वोट दिलाने की जिम्मेदारी विपक्ष को या यशवंत सिन्हा को लिया और बैठक बुलाई, उसमें भी अपने गठबंधन के किसी साथी को न बुलाना। फिर ठीक है, किसी को नहीं बुलाया, लेकिन जिसके एमएलए जीते उनको तो बुलाना चाहिए। आप जयंत चौधरी को बुला लेते हो, ओम प्रकाश राजभर को छोड़ देते हो। प्रेस वार्ता करते हो तब भी ओम प्रकाश राजभर को नहीं बुलाते हो। और जो प्रत्याशी हैं रहे हैं यशवंत सिन्हा जी, वो भी वोट मांगने के लिए फोन पर भी उन्होंने नहीं समझा कि वो राजभर से कम हम कह दें। अखिलेश जी भी इस बात को नहीं महसूस किए। और इधर जो है द्रौपदी मुर्मू जी की तरफ से अपील, मुख्यमंत्री जी की तरफ से अपील और गृह मंत्री जी की तरफ से अपील, चारों तरफ से इधर वोट मांगा जा रहा है। अब अहंकार न बोल रहा है कि मुझे जरूरत नहीं है, जहां मर्जी हो तहां वोट दें। जब नहीं हुआ तब जाकर के मैंने 15 तारीख को प्रेस वार्ता करके खुलेआम, ये भी नहीं कि चोरी से, मैंने तो खुलेआम कहा कि भाई हम द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति चुनाव में वोट देंगे। तो ये सबसे बड़ा कारण था। हाँ, नहीं, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि विपक्ष में बड़ा अहंकार आ गया है, अखिलेश यादव में भी अहंकार आ गया है, ईगो आ गया है।
ऐसा भी तो माना जा सकता है कि आपका भी अहंकार था कि आपको बुलाया नहीं गया तो आप रूठ गए और इस वजह से आपने अपना फैसला बदल दिया। अच्छा, ये बताइए कि अगर हमारा अहंकार होता तो हम आजमगढ़ में, आप किसी से पूछ लीजिएगा कि आजमगढ़ में 12 दिन जितनी मेहनत हमारी पार्टी, हमारे लोगों ने किया, हमारे विधायकों ने, 6 विधायक ने किया और 300 नेता लोग गांव-गांव किए। आप तुलना कर लीजिएगा कि अगर हम अहंकारी होते तो उस गर्मी में वहां जान देते। लेकिन ये कहने वाले लोग, ठीक है, कहें, उनका काम है। हम जिसके साथ रहते हैं ईमानदारी से रहते हैं। मैं बीजेपी के साथ था तो ईमानदारी से था, अपने इलाके में बीजेपी को जितवाया। मैं बीजेपी से हटा, समाजवादी पार्टी के साथ आया तो समाजवादी पार्टी को जितवाया, जिसका प्रमाण आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं। तो हम जहां रहते हैं वहां ईमानदारी से रहते हैं, और जब नहीं कोई रखना चाहता तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, आपको लगता है विपक्ष एकजुट रह सकता है 2024 तक? राष्ट्रपति चुनाव में तो नहीं रहे, आपको लगता है यहां एक संदेश छिपा हुआ है विपक्ष के लिए? देखिए, अब राष्ट्रपति के चुनाव से संदेश अलग है, क्योंकि देश की जाति व्यवस्था में सबसे निचली पायदान पे खड़ी द्रौपदी मुर्मू जी चुनाव लड़ रही थी, और जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया की बात को मानते, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बात को मानते, तो वो उन्होंने कहा था कि जो निचली पायदान पे खड़े हैं व्यक्ति, उसको ऊपर लाया जाए। तो देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठाने की बात आई तो उस समय दलगत राजनीति से उठ करके भी लोगों ने वोट दिया, जिसको सब लोग कह रहे हैं क्रॉस वोटिंग है। तो भाई, पोक्सो क्रॉस वोटिंग का नाम दे रहे हैं, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना साकार किया है। अब एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं राजभर जी, आपकी पूरी बात से, पिछले कुछ महीनों से, एक पिछले इंटरव्यू में आपने मुझे ये भी बोला था कि वो घर से निकलेंगे कैसे नहीं अखिलेश जी, उनको एसी की आदत लग गई है, हम उनको हाथ पकड़ करके निकालेंगे। कैंपेनिंग के बारे में आप बात कर रहे थे। आपके बोलने से ऐसा लगता है कि अब आप और अखिलेश की बन नहीं रही है। तो फिर चलिए मैं पूछ दिए देता हूं, कब निकल रहे हैं अलायंस से? हम देखिए इंतजार कर रहे हैं कि तलाक मिल जाए हैं? तो फिर हम कबूल कर लें। क्या 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 बोला आपने? मैं समझ नहीं पाया। तलाक वाली क्या बात है? जैसे उधर से तलाक हो जाए, छुट्टी हो जाए कि अब आपकी जरूरत नहीं है, तो फिर हम अपना दूसरा रास्ता तय करें। अच्छा, तो आप तलाक का इंतजार कर रहे हैं। कौन मांगेगा ये डिवोर्स, अखिलेश जी या आप? बिल्कुल, अखिलेश जी मालिक है वहां, तो बताएगा कौन। आपको लगता है कि वो स्टेज आ गई है आपके और उनके बीच कि अब आपके गठबंधन का डिवोर्स हो रहा है या हो जाए? हमारे हिसाब से तो नहीं है, उनके हिसाब से आ गई है। अच्छा, उनके हिसाब से डिवोर्स की नौबत आ गई है। चलिए ओपी राजभर जी, उम्मीद करते हैं कि आपका ये राजनीतिक बंधन बने, और अगर नहीं बनेगा तो फिर इंटरव्यू करेंगे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति चुनाव के मतदान में हिस्सा न लेने का ऐलान किया है। इस पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ईडी से बचने के लिए यह कदम उठाया गया है। एक तरफ बीजेपी को खुशी करना और दूसरी तरफ बेमतलब, बेबुनियाद विपक्ष पे आरोप लगाना। खुद दुविधा में इसलिए कि घर को बचाना है, ईडी की छापेमारी चल रही है, तो मोदी जी की आक्रोश से खुद को बचाने के लिए उनको ये लगा कि मोदी जी के साथ इतना टकराव ना करने से उनकी खुद के लिए बेहतर होगी, इसलिए वो कर रही है। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में यूपी की 2 लड़कियों ने टॉप किया है। नोएडा एमिटी इंटरनेशनल की युवाक्षी और बुलंदशहर डीपीएस में पढ़ने वाली तान्या सिंह को 100% नंबर मिले हैं।
सर टीचर्स का सपोर्ट है सबसे ज़्यादा टीचर्स का सपोर्ट है। और सर स्कूल प्रिंसिपल सर जिन्होंने हमें बहुत सारे असाइनमेंट्स प्रोवाइड किए और वो बहुत हेल्पफुल रहे बोर्ड एग्जाम्स में, तो उसी की वजह से मैं सब कुछ ये अचीव कर पाई हूँ। मैं रोज़ एक टारगेट फिक्स कर लेती थी कि आज मुझे इतना करना है और उसको फिनिश करके ही मैं सोती थी। जब तक वो फिनिश नहीं हो जाता था तब तक मैं नहीं सोती थी, अब चाहे उसमें कितना भी टाइम लग जाए और जल्दी हो जाए तो वो भी। मैं यूपीएससी क्लियर करना चाहती हूँ। मेरा बचपन से ड्रीम है कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूँ।